हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच हाजिर हूं। आप आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं विभिन्न वेबसाइट से ली गई हैं। आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर खबरें आज आकाशवाणी से ली गई हैं और यहाँ पर देखा जाए तो हम दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई फिर रहे जो विभिन्न महत्वपूर्ण खबर होती है उन खबरों को और जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन्हीं खबरों को टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं उस चीज का प्रोसेस ही बताऊंगा कि कैसे आप इस क्लास का पीडीएफ, पीपीटी और टेस्ट इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो 20 फरवरी का दिन है उस 20 फरवरी के दिन को किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 20 फरवरी का दिन। याद रखना 20 फरवरी का दिन है, इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, क्या थीम है इसका? थीम याद रखना, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कुछ बातें विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक न्याय आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिवस याद रखना कि सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इस चीज को आप मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है? हर साल 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस समाज में निष्पक्षता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन गरीबी, सामाजिक बहिष्करण, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार उल्लंघन और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना ये किस लिए सोशल जस्टिस डे जो मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये सारी बातें लिखी हुई है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? थीम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना इसको, स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था। ठीक है, चलो अगली खबर पर बात करें तो पहला सोल लीडर सम्मेलन। ठीक है, पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन। अब यहां पर सोल, सोल का पूर्ण रूप पहले आप जान लो, स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप होता है। सोल का पूर्ण रूप क्या होता है? स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप है सोल का पूर्ण रूप। इसके संस्करण की बात कर ले तो पहला लीडर है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन है। तो संस्करण कौन सा है? पहला है। और जब भी कोई चीज पहली बार आयोजित की जाती है तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से देखा जाए तो ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना। और इसके आयोजन के बारे में बात कर लें। आयोजन तो 21 और 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। ठीक है, कहां पर होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कब से कब तक होगा? 21 से 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और यहां पर बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहे हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोब्गे। ठीक है, क्या नाम है इनका? दाशो सेरिंग तोब्गे, जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ये पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आगे हम बात करें, यह कॉन्क्लेव विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाकर नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेगा। यहां पर जो ये कॉन्क्लेव है, इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं उनको एक मंच पर लाया जाएगा और नेतृत्व से जुड़े हुए, मतलब लीडरशिप से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यहां पर आगे हम बात कर ले, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप जो है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्था है जो जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना स्कूल ऑफ अल्टीमेटम कहां पर है? परीक्षा में आपसे पूछ ले तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कहां पर है? ये गुजरात में अवस्थित है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करें, नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप 2025। अब नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप ये कहां पर हुआ था और आपके कब से कब के बीच में इसका आयोजन किया गया, कहां पर हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखें तो जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में सोनमर्ग में 9वीं राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 16 से 19 फरवरी तक किया गया। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था इस बार आयोजित किया गया जो 2025 में। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया?
16 से लेके 19 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे हम बात करें, स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत पर्यटन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है? सोनमर्ग को शीतकालीन खेलों के आयोजन के लिए स्थल के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सोनमर्ग का क्षेत्र है, सोनमर्ग क्षेत्र को जो शीतकालीन खेल होते हैं, शीतकालीन खेलों के रूप में सोनमर्ग को स्थापित करने के उद्देश्य से ही ये नेशनल स्नोशी चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था सोनमर्ग में आयोजित किया गया था और ये 9वां संस्करण था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली खबर क्या है? मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम बैठक। अब ये मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम बैठक जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, सारी बातें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति है, इसकी 13वीं बैठक आयोजित की गई और आयोजन कहां पर हुआ? तो 19 फरवरी 2025 को, 19 फरवरी 2025 को कहां पर? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। ठीक है, आगे हम बात करें, बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय मलेशिया के महासचिव श्री लोकमान हाकिम बिन अली के ने किया। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर सह अध्यक्षता की गई मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति के 13वें संस्करण की, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कुआलालंपुर में किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया? यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा में सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक थी, वो मंत्री स्तरीय बैठक के बारे में पूछ लिया था। तो यहां पर देखा जाए, रक्षा सचिव की जो बैठक है और मिडकॉम बैठक परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्करण याद रखना, किस महीने में हुआ है, मंथ जरूर याद रखना, यूपी पीसीएस मंथ पूछने लगा है। ठीक है, कहां पर हुआ? कुआलालंपुर में हुआ। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। वहीं पर मलेशिया की ओर से लोकमान हाकिम बिन अली कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली खबर क्या है? यहां पर इसी से संबंधित देखें तो भारत मलेशिया को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। भारत मलेशिया को जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहां पर एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, क्योंकि मलेशिया 3 प्रमुख विदेश नीति दृष्टिकोण अर्थात एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर, अब यहां पर सागर का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये है सागर का पूर्ण रूप। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सागर का पूर्ण रूप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा सागर शब्द का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन दे देगा, टिक करके आना। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये मुख्य परीक्षा में चीजें कोड कर सकते हैं। जब आप जीएस पेपर 2 आईआर का सेक्शन लिखते हैं तो वहां पर जो पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, भारत की विदेश नीति में 3 टर्म याद रखना। कौन कौन से टर्म? अब यहां पर देखा जाए, हिंद महासागर पहल, अब ये हिंद महासागर पहल जो है इसको याद रखना। साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आप जानते ही हैं, पहले से सुन रखा है। एक पॉलिसी और है सागर। ठीक है, ये 3 पॉलिसी हैं, इन 3 पॉलिसियों को याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस दृष्टिकोण से मलेशिया जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर है आरबीआई ऐप लॉन्च। आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया गया है। आरबीआई के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, बेसिकली इसका नाम क्या है? आरबीआई डाटा ऐप। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं पॉइंट इससे संबंधित क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 18 फरवरी को एक नया मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डाटा लॉन्च किया है। ठीक है, आरबीआई डाटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? 18 फरवरी को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से होगा क्या कि इसके माध्यम से भारतीय आर्थिक आंकड़ों को एक उपयोगकर्ता के लिए फ्रेंडली और आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो ऐप है ये भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको उपयोगकर्ता के लिए फ्रेंडली और आकर्षक रूप से ये डाटा प्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे बात करें, उपयोगकर्ता इस ऐप के माध्यम से अलग अलग प्रकार के डाटा और ग्राफ को चार्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐप जो है, ये जो महत्वपूर्ण डाटा होते हैं उन डाटा को आसान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक आंकड़ों को देखा जा सकता है। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक आंकड़ों को इस ऐप के माध्यम से आसानी से ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में, डाटा के रूप में देखा जा सकता है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ऐप इंपॉर्टेंट है। आरबीआई डाटा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 18 फरवरी को लॉन्च किया गया है। और कितने प्रकार के डाटा देखे जा सकते हैं? 11,000 प्रकार के इंपॉर्टेंट डाटा को देखा जा सकता है। अगली खबर क्या है? ताज महोत्सव 2025। अब ताज महोत्सव 2025 आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन के बारे में बात कर ले तो इसका आयोजन 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा।
इस सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? जो ताज महोत्सव मनाया जा रहा है, ताज महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2025 में इस महोत्सव का 34वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? 34वां, 34 संस्करण। कभी कभी आप न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में, जैसे दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, दैनिक जागरण हो गया, या अन्य किसी न्यूज़पेपर में जब आप देखेंगे तो वहां पर जो ताज महोत्सव की डेट दे रखी है, मतलब संस्करण दे रखा है, ये 33वां दे रखा है। ठीक है, 33वां संस्करण न्यूज़पेपर में दे रखा है, और ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सीधे सीधे 34वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष जो मनाया जा रहा है वो 34वां संस्करण है। ठीक, तो इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करके यहाँ पर लगाया गया है। और इसका थीम क्या है? थीम याद रखना, जो ताज महोत्सव मनाया जा रहा है 2025 में, इसका थीम क्या है? संस्कृति का महाकुंभ। ठीक है, संस्कृति का महाकुंभ इसका थीम है। आगे बात करें, ताज महोत्सव का आयोजन ताज महोत्सव समिति द्वारा किया जाता है। जो ताज महोत्सव है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव समिति के द्वारा ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहां पर? आगरा में इसका आयोजन होता है। जैसे ताज महोत्सव है तो ताज महोत्सव आगरा में, लखनऊ महोत्सव कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, चलो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, विशालाक्षी पुरस्कार 2025। अब विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? देखें यहां पर, तो डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पिंपरी पुणे की प्रोफेसर कुलपति डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 में प्रतिष्ठित विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा था, और उसी आयोजन में देखा जाए तो विशालाक्षी पुरस्कार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है प्रोफेसर भाग्यश्री पाटिल, और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब इस यहां पर बात करें, यह प्रतिष्ठित सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके गतिशील नेतृत्व और अकादमिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता प्रदान करता है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है श्री श्री रविशंकर की, वहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन इसी के द्वारा किया गया था, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा। कब किया गया था? 14 फरवरी 2025 को किया गया था, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिख दिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक बार से, और आप विशालाक्षी पुरस्कार के बारे में समझ जाए सारी चीजें। ठीक है, अगली खबर क्या है? AARDO कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन, जो AARDO कार्यकारी समिति है, इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। आयोजन के बारे में जान ले तो इसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2025 को अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन, जो AARDO है, इसका पूर्ण रूप क्या है? अफ्रीकी एशियाई रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है, और उसी के हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन। ठीक है, इसके कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक, कौन सी बैठक? 77वीं बैठक आयोजित की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहां पर आपके परीक्षा के लिए पहले ही पैराग्राफ से 3-4 पॉइंट निकल के आ गए कि जो इसका आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण था? 77वां संस्करण था। कब से कब तक आयोजित हुआ? 19 और 20 फरवरी को आयोजित किया गया। ठीक है, किसकी बैठक है ये अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक है। उद्घाटनकर्ता के बारे में जान ले तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उद्देश्य क्या है? ये जो बैठक हुई, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इस बैठक का उद्देश्य है कि सदस्य देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन तथा उनके उत्थान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, यानी साउथ साउथ समिट, जो साउथ साउथ कॉर्पोरेशन है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक है, इसका आयोजन किया गया, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस बार 77वां संस्करण आयोजित किया गया, उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ठीक है, अगली खबर क्या है? सरस आजीविका मेले का आयोजन। अब जो सरस आजीविका मेला है उससे संबंधित जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, यूपी पीसीएस 2019 में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। देखें यहां पर, तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन 20 फरवरी से जम्मू कश्मीर के कला केंद्र में सरस आजीविका मेले का आयोजन कर रहा है। यानी कि परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछ ले कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में इस बार इसका आयोजन हो रहा है, और यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, यह मेला भारत की कला संस्कृति और परंपराओं को जीवंत उत्सव का तीसरा संस्करण है। यानी कि जो ये तीसरा संस्करण है सरस आजीविका मेला जो आयोजित किया जा रहा है, इसका तीसरा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है 2025 में। आगे हम बात करें, 2025 में 2025 में सरस आजीविका मेला 2025 में 2025 में सरस आजीविका मेला जो आयोजित किया जा रहा है, इसका तीसरा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है 2025 में। आगे हम बात करें,
इस उत्सव का आयोजन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उसके द्वारा सरस आजीविका मेला का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए देश के विविध कला और शिल्पों को उजागर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप उद्देश्य जानेंगे किस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। और 10 दिनों तक ये जो सरस आजीविका मेला है ये चलेगा। जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ किया गया है और जम्मू कश्मीर इस बार इसका आयोजन कर रहा है। तीसरा संस्करण है। किसके द्वारा किया जाता है आयोजन? तो यहाँ पर आयोजन आपने देख लिया, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगली खबर क्या है? कला कुंभ में महाकुंभ संवाद का आयोजन। अब ये कला कुंभ जो है, ये कला कुंभ लगा हुआ है कलाग्राम। ठीक है, कलाग्राम आपने देखा होगा, जो आप में से प्रयागराज आए होंगे तो कलाग्राम देखा होगा। वहां पर पूरे महीने एक महीने तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे। और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो कलाग्राम था वहां पर कला कुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहीं पर जो कला कुंभ है इसी में महाकुंभ संवाद का आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनेस्को के सदस्य भी यहाँ पर आए थे और आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक बातों पर चर्चा हुई थी। इस वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट क्या है, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कला कुंभ परिसर में आध्यात्मिक और संस्कृति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का नाम क्या था? तो महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, क्या था? महाकुंभ, एक सेकेंड, महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था। जो ये संवाद था महाकुंभ संवाद, इसका आयोजन इसी थीम पर किया गया था। एक संगोष्ठी थी और यहां पर महाकुंभ के महत्व और संदर्भों पर चर्चा हुई। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्य शिक्षाविद भी सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर यूनेस्को के लोग शामिल हुए थे। और जैसा आपको पता होगा कि महाकुंभ जो जो कुंभ है, कुंभ को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल किया जा चुका है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे यूनेस्को के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए थे। इस वजह से महाकुंभ संवाद आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम याद रखना, ये थीम पूछेगा। जैसे महाकुंभ संवाद है, अब महाकुंभ संवाद है तो जाहिर सी बात है कि महाकुंभ के इर्द गिर्द या महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में आयोजित किया गया होगा। अब यहाँ पर कौन शामिल हो रहे हैं ये तो अलग बात हो गई, लेकिन इसका थीम क्या था, किस विषय पर इसका आयोजन किया गया था? तो आयोजन जिस विषय पर हुआ वो विषय याद रखना। ठीक है, महाकुंभ संवाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, इसी विषय पर इसका आयोजन किया गया था। अगली खबर क्या है? भारत और अर्जेंटीना के मध्य लिथियम अन्वेषण और खनन का समझौता किया गया है। ठीक है, लिथियम के अन्वेषण और खनन के लिए समझौता किया गया किन दो देशों के बीच में? भारत और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, परीक्षा में या तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि भारत ने फरवरी 2025 में किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण तथा खनन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर आप टिक करके आइएगा अर्जेंटीना। पॉइंट देख लेते हैं क्या आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्या पॉइंट्स है। भारत और अर्जेंटीना ने 19 फरवरी 2025 को लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कब किया है? 19 फरवरी 2025 को किया है। किसके किसके बीच में? भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे पॉइंट बात करें, कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में अर्जेंटीना देश के कैटामार्क के गवर्नर राउल एलोजांद्रो जलील, क्या नाम है इनका? राउल एलोजांद्रो जलील इनका नाम है, इनके साथ आयोजित बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, कहां पर यह समझौता हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारत की ओर से किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जी किशन रेड्डी ने किया। और वहीं पर देखा जाए तो वहां जो अर्जेंटीना है वहां के कैटामार्का के गवर्नर है राउल एलोजांद्रो जलील, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, आगे बात करें, बैठक के दौरान खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की गई। लिथियम का जो अन्वेषण है, रिसर्च है, लिथियम पर रिसर्च करने के लिए यहां पर अन्वेषण की बात की गई। ठीक है, अगली खबर क्या है? दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में G20 EWG बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल। अब देखिए इस बार जो G20 का आयोजन किया जा रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में इस बार G20 आयोजित किया जा रहा है। तो विभिन्न, जैसे भारत में G20 की जब आयोजन किया गया था तो विभिन्न बैठक हुई, G20 विदेश मंत्री की बैठक, फिर उसके बाद में G20 रोजगार मंत्रियों की बैठक, G20 श्रम मंत्रियों की बैठक, G20 विदेश मंत्रालय की बैठक। एक मूल बैठक होती है G20 की, उससे इतर जो विभिन्न बैठकें होती है वो भी आयोजित की जाती है। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में इस बार G20 आयोजित किया जाएगा
तो वहां पर जितने भी अलग अलग बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। भारत के प्रतिनिधिमंडल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा, क्या नाम है इनका, सुमिता डावरा है भारत की श्रम एवं रोजगार सचिव, नाम याद रखना, ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 18 फरवरी से शुरू हुई पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, ये पहली G20 रोजगार कार्य समूह है और इसी वजह से ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर बात की जाए, यहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, जो सचिव है श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव, श्रम एवं रोजगार सचिव है सुमिता डावरा, इनके द्वारा किया गया। और यह बैठक कब हुई थी, 18 फरवरी को हुई थी। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के एलिजाबेथ में हुई थी, पोर्ट एलिजाबेथ में। ठीक है, आगे हम बात करें, सुमिता डावरा ने बैठक के दौरान रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार सृजन, श्रम बाजार के लचीलेपन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से भारत के प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया। ठीक है, भारत के द्वारा किए गए प्रमुख सुधार है, उन सुधारों के बारे में यहां पर बताया, जो ये EWG की बैठक हुई थी। ठीक है, अगली खबर क्या है, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता। अब 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बात कर ले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता 20 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जा रही है। कहां पर, आज की बात करें, ये जो 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता है, ये आज 20 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बात करें तो 3 दिन का यह कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। किसके सहयोग से, पुणे इंटरनेशनल सेंटर जो है इसी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता। आगे बात कर ले, एशिया आर्थिक वार्ता भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम ट्रैक 1.2 वार्ता का हिस्सा है। ठीक है, जो ट्रैक 1.5 वार्ता जो है ये विदेश मंत्रालय की वार्ता है और इसी के हिस्से के रूप में जो ये एशियाई आर्थिक वार्ता है, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता, इसका आयोजन किया जा रहा है। वार्ता का विषय क्या है, थीम क्या है, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो वार्ता का विषय विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। ठीक है, क्या है, विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान इसका केंद्रीय विषय है। जो ये 9वीं एशियाई वार्ता आयोजित की जा रही है, इसका केंद्रीय विषय क्या है, विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान इसका केंद्रीय विषय है। आगे बात करें, इस वार्ता में भू अर्थशास्त्र के प्रमुख समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और ऑटोमेशन, साइबर सुरक्षा और आर्थिक अनिवार्यताएं और हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमिक पहल भी शामिल है। तो यहाँ पर विभिन्न बातों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें AI शामिल है, ऑटोमेशन शामिल है, साइबर सुरक्षा शामिल है तथा ब्लू इकोनॉमिक को लेकर जो हिंद महासागर क्षेत्र है उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी 9वें एशियाई आर्थिक वार्ता में। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, इसका आयोजन पुणे में किया गया है, महाराष्ट्र के 9वां संस्करण है। 20 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा आयोजित किया गया था और ये विदेश मंत्रालय के ट्रैक 1.5 वार्ता का हिस्सा है। थीम क्या है, विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। देखिए, मैं आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि सर एक बार पढ़ने के बाद उस चीज को रिवाइज मैं इसलिए कर देता हूं, एक बार आपने पढ़ा, जैसे मैंने रिवाइज किया वो चीजें आपकी रिकॉल हो गई तुरंत, उसके बाद आप PDF जाके पढ़ेंगे वो रिकॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट देंगे तो सारी चीजें एक बार पढ़ने के बाद सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाए। इसी वजह से मैं उसको 2 बार बता के आपको पहली बार सिंपल वे में जैसा लिखा है वैसा बता देता हूँ, दूसरी बार समझाने के तरीके से बताता हूँ तो आपकी, ताकि आप समझ भी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज के बारे में बात कर ली। अब आते हैं अपने आज के सवाल पर। आज का सवाल क्या है, सवाल का पैटर्न प्रारूप कुछ अलग है। जैसे स्पष्टीकरण पूछता है यूपी PCS में, सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, प्रारूप आज बदला हुआ है, उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है, पहला सोल लीडरशिप सम्मेलन 21 और 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये पहला कथन है। इसी के अंतर्गत दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को एक मंच पर लाकर नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना है। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। विकल्प A कह रहा है केवल कथन A सही है, B कह रहा है केवल कथन 2 सही है, C कह रहा है दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण है, मतलब व्याख्या करता है। D कह रहा है दोनों कथन सही है लेकिन कथन D मतलब कथन जो 2 है ये कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब सही स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या नहीं कर रहा है। अब आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, स्पष्टीकरण है या स्पष्टीकरण नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न क्या है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में स्थापित एक आगामी नेतृत्व संस्थान है। कथन दूसरा कह रहा है, यह संस्थान जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाएगा। जो जनता के हित में जो जनहित के सेवक हैं उनको आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, दो कथन दे रखे हैं, पूछा है कौन सा सही है, स्पष्टीकरण के बारे में पूछा हुआ है। तो कथन ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है दो सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है और यहां पर सही स्पष्टीकरण है, डी कह रहा है दोनों कथन सही है लेकिन कथन जो दो है वो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीन कथन के बारे में आपको बताना है सही कौन सा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। दूसरा कथन कह रहा है, विशालाक्षी पुरस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए दिया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, इस वर्ष का विशालाक्षी पुरस्कार डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, तीन कथन दे रखे, कौन सा सही है। केवल कथन 1 और 3 सही है, बी कह रहा है 2 और 3 सही है, सी कह रहा है 1 और 2 सही है और डी कह रहा है सभी कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। आरबीआई इन्फो, आरबीआई स्टेट, आरबीआई डाटा या आरबीआई चार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता किस शहर में आयोजित की जा रही है। जो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता है इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या बेंगलुरु। यहां पर ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ या पीपीटी परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। वहां वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वीडियो लेक्चर का सेक्शन खोलिएगा। वीडियो लेक्चर का सेक्शन जब आप खोलेंगे वहां पर सबसे पहले आपको ये पैकेज दिख जाएगा, डेली करंट अफेयर वीडियो पैकेज फरवरी 2025 के नाम से। इस पैकेज में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है। ऐप पर डेली रिवीजन के लिए क्लास पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती है और ऐप पर डे 10 एमसीक्यू का टेस्ट भी होता है। ठीक है, पर डे यहाँ पर देखा जाए तो 10 एमसीक्यू के टेस्ट जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ उसी टाइम पे लगा दिया जाता है। साथ ही साथ महीने के एंड में बेस्ट 200 एमसीक्यू का टेस्ट, यानी कि 10 टेस्ट पर डे हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो महीने में 300 यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे और 200 क्वेश्चन ये, टोटल 500 क्वेश्चन की पूरे महीने की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। साथ ही साथ प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के लिए अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी, जब आप इस पैकेज को परचेज करते हैं और ये पैकेज आपको मात्र 18 रुपए का पड़ता है। देखिए इसका मूल्य तो है 25 रुपए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फिर से बताता हूँ आपको। इसका मूल्य है 25 रुपए, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कॉइन वहां पर कुछ लग जाएगा और कॉइन लगने के बाद इसका मूल्य हो जाएगा 18 रुपए। 18 रुपए जब आप पे करते हैं तो पे करने के बाद, ठीक है, पे करने के बाद जब आप पे कर लेंगे पैसा वहां पर पे करने के बाद आपके कार्ट में ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, जो क्लास पीपीटी है वो मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ चाहते हैं कि जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो आपको मिले, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, अपना इनवॉइस भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि हमारी जो हेल्पलाइन टीम है वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देगी। डेली करंट अफेयर व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो बना हुआ है वहां पर ऐड कर देगी और उस कम्युनिटी में आप डायरेक्टली मुझसे भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ जो है वो आपको डेली उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, साथ ही साथ महीने के एंड में उपलब्ध हो जाएगी। तो इतनी बातें आपको बतानी थी। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई कमेंट होगा, फीडबैक होगा तो कमेंट में आप लोग लिखा करिए। कमेंट बॉक्स हमेशा सबके लिए खुला रहता है। कुछ सवाल हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।